हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में आने का मोस्ट वेलकम। आज के वीडियो क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 8 लेके आए हुए हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझें। ठीक है, ये एपी, जीपी और एचपी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यदि एक समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n पदों का योगफल 5n² - 3n हो तो इसका पीवां पद क्या होगा। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर n पदों का सम दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले n पदों का सम यानी Sn इज इक्वल टू 5n² - 3n, ये है। अब स्टूडेंट, अगर n की वैल्यू 1 रख दें तो ये प्रथम पद हो जाएगा। अब प्रथम 1 पद का योगफल वही होता है, प्रथम पद हो जाता है। तो 1 रखूँगा तो वो प्रथम पद हो जाएगा, अर्थात ए कहें या चाहे A1 कह देते, पहला पद हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 गुणते 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 हो जाएगा, -3 गुणते 1 ये हो जाएगा। तो कितना हुआ ये 5 का नम 5 -3 बराबर 2। इसका मतलब फर्स्ट टर्म जो हुआ वो 2 हो गया। अब इसी प्रकार से n के स्थान में 2 रख देंगे तो वो S2 हो जाएगा। S2 माने प्रथम 2 पदों का योग है। ठीक है, ये तो योग माना जाएगा, जबकि पहला पद तो वही पहला पद होता है, वही प्रथम पद का योगफल भी होता है, क्योंकि जब पहला ही पद है तो कोई योग से मतलब ही नहीं है, कोई जोड़ने से प्रश्न ही नहीं है। तो ये S2 बराबर हो जाएगा, n में 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 2 दूनी 4 यानी 5 चौको 20 हो जाएगा, -3 दूनी 6, तो 20 में से 6 घटा दिया, ये 14 हो गया S2। ये प्रथम 2 पद का योगफल हो गया। तो दूसरे पद के योगफल में पहले पद को या पहले पद के योगफल को घटा दें तो दूसरा पद हो जाए, यानी A2 निकालना है। तो क्या होगा स्टूडेंट, S2 - S1। S2 14 है और S1 कितना है, 2 आया है, इसका मतलब दूसरा पद 12 हो गया। ठीक, अभी दूसरा पद मालूम हो गया तो इसमें सब सार्वंतर निकल सकता है, क्योंकि पहला पद कितना 2 आया, अब श्रेणी बन जाएगी 2, फिर इस बार 12, इसी प्रकार से आगे बनेगा। अब 10 का अंतराल चल रहा है तो D निकल आएगा, D तो अगले में से पहले घटा देंगे, 12 - 2 बराबर 10, ये सार्वंतर हो गया, D हो गया। ठीक, अब तो इसका पीवां पद पूछा जा रहा है। तो समांतर श्रेणी के nवां पद का सूत्र होता है An इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म यानी A + n - 1 × D, ये फार्मूला nवां पद का। अब यहाँ पीवां पद है तो पीवां पद n के स्थान में P बैठा देंगे। तो ये फर्स्ट टर्म कितना 2 है, यहाँ 2 लिख देते हैं। पद संख्या P - 1 और D कितना 10, तो गुणते 10 लिख देंगे। तो इसको हल करेंगे तो 2 + 10P - 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10P - 8। ये स्टूडेंट ये पीवां पद हो जाएगा, यानी समांतर श्रेणी के जो पीवां पद है वो 10P - 8, ये आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन में आप है ना कर लेंगे। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 45। ये है, यदि 2 संख्याओं का ज्यामितीय माध्य, जिसको होता है ज्योमेट्रिक मीन है ना, गुणोत्तर माध्य से कहते हैं, 6 है, तथा अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य जो है 6.5 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर बताना है। उन दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो 2 संख्याएं कौन कौन मान ले A और B, कुछ भी या XY मान सकते हैं। तो मान लिया हमने 2 संख्या AB ले लिया, कौन कौन ले रहे हैं, A और B, 2 संख्या ले लिया। तो उनका क्या ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य क्या होता है, उन दोनों संख्या के गुणनफल का अंडर रूट होता है ना, वर्गमूल कर देते हैं तो वो क्या गुणोत्तर माध्य होता है। ये कितने के बराबर, 6 है, 6 के बराबर है। अगर रूट हटाना चाहें तो AB बराबर 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, इस प्रकार से। इसी प्रकार से अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 6.5, यानी समांतर में होता क्या है, A + B/2 2 कर देंगे इज इक्वल टू 6.5 है। तो यहाँ से A + B निकल आएगा, गुणा करते रहे गुणा, तो 2 × 12 2 × 13 13 हो जाएगा। इस प्रकार से AB निकल आया और A + B निकल आया। अब हमको तो वर्गों का अंतर बताना है। अंतर बताना है, इसका मतलब है कि A² - B² बताना है। तो स्टूडेंट हम इसमें लेके चलते हैं A - B का होल स्क्वायर, है ना, जिससे A - B निकाल लेंगे और A + B मालूम है, दोनों गुणा करके निकाल लेंगे। ये होता क्या है, A + B का होल स्क्वायर
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, जबकि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। तो माइनस में आने के लिए यहाँ क्या कितना घटा देंगे, 4ab कर देंगे, तो 2ab इसका घट जाएगा और इसमें माइनस 2b आ जाएगा, जिसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ मान रख देते ए प्लस बी की 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे 169 हो जाएगा, माइनस 4ab में 36 है, ये 36 भर दिए, तो कितना हुआ 169 माइनस 4 छंग 24 और 4 3 12 तो 14, ये हो गया। तो कितना हो गया, ए हो गया 25, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। ठीक, तो जब ये मैं होल स्क्वायर तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, वर्गमूल कर देंगे, तो 25 का वर्गमूल 5। यहाँ पॉजिटिव वाले रहे हैं, निगेटिव नहीं ले रहे हैं, पॉजिटिव को ले रहे हैं। इस प्रकार से हम निगेटिव भी ले सकते हैं ऐसी बात, लेकिन गुणोत्तर माध्य के पे यहाँ पॉजिटिव में दिया है तो वो निगेटिव में ना आने पाए, इसलिए उसको हम पॉजिटिव ही मिलेंगे। तो इसका मतलब ए माइनस बी 5 आ गया और ए प्लस बी 13 आ गया। अब दोनों का गुणा कर दें तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो कितना होगा 13 गुणते 5, यानी कितना हो 13 × 5 = 65। इस प्रकार स्टूडेंट दोनों संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो 65 है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 46। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से समझें। श्रेणी दिया हुआ है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस S1 इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है। इनका सम बताना, इनमें योगफल बताना। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए फैक्टोरियल में है और इसमें सम संख्या का फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल में सम संख्या 2 4 6 इस प्रकार से है। तो इसमें से आपको ये आभास होना चाहिए ये किसका प्रसार हो सकता है। ये e⁻x और e⁻−x के सम से होगा इसका, है ना, क्योंकि सम संख्या यहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहले प्रसार यहाँ लिखता हूँ मैं e⁻x का, एक्सपेंशन ऑफ e⁻x, चरघातांकी राशि होता है। ये होता है इसका प्रसार 1 + x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर फैक्टोरियल 2, यहाँ पर x लिखिए फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से x³ करूँगा फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये इसका हो गया। इसी वजह से माइनस x करते हैं तो ये 1 माइनस हो जाएगा, 1 - x अपॉन फैक्टोरियल 1, ये माइनस हुआ प्लस हो जाएगा x² फैक्टोरियल 2, फिर ये माइनस हो जाएगा x³ फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। कहने का मतलब जो विषम घात के हैं वो ऋण हो जाते हैं और जो सम घात के हैं वो धन हो जाएगा माइनस के वाले में, और ये प्लस वाले में सभी का होगा, इस प्रकार रहेगा। अब इसमें देखें यहाँ सम वाला दिया हुआ है, विषम नहीं है। इसका मतलब है अगर सम कैसे आएगा, जब हम सम कर दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए ये प्लस है ये प्लस है, ये प्लस है ये माइनस कट जाएगा, यहाँ ये प्लस कट जाएगा, तो दोनों के जोड़ने पर अच्छा जहाँ यहाँ पर x नहीं है तो x का सम 1 मान लेंगे। तो इस पहले लिख देंगे e⁻x प्लस e⁻−x, जोड़ रहे हैं तो 1 1 हो जाएगा 2, ये वाला जुड़ जाए और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इस पर कितना हो जाएगा 2x² 2 का फैक्टोरियल। इसी प्रकार से आगे मिलेगा 2x⁴ 4 का फैक्टोरियल प्लस S1, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये देखिए अब इसमें यहाँ पर x के स्थान में अगर 1 कर दें तो फिर ये 1 केवल x के 1 लिख दिया तो केवल 1 लिख देता हूँ, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2, ये कहाँ से कितना हो जाएगा x में 1 हो जाएगा, तो 2/2 का फैक्टोरियल प्लस 2/4 का फैक्टोरियल। इस प्रकार से ये मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है 2 भर नहीं मिल रहा है तो 2 को पक्षांतर कर लेंगे, इधर कर लेंगे। अब इसको इधर ले लूँगा तो e + e⁻² -2, ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर होगा कितना 2/2 का फैक्टोरियल प्लस, ठीक है, 2/4 का फैक्टोरियल। इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो अभी 2 का डिवाइड कर दें तो बन जाएगा। तो यही सब सारी चीज़ें आप देख लेंगे तो यहाँ आसानी से हल हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमें अब सीधे से यहाँ बता ही दिया हूँ, तो इस प्रकार से सीधे इसको लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर e + e⁻² -2, ठीक है, ये e + e⁻² -2 और 2 का डिवाइड कर दूँ, 2 का ही डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाए कितना 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल, फिर आगे 1/6 का फैक्टोरियल, इसी प्रकार S1 अंत तक जाएगा ये। ठीक है, अब इसका एलसीएम कर लिया जाए। अच्छा ये इन्वर्स है तो नीचे ला लें इसको, तो e + 1/e -2 ऐसे कर देता हूँ, राइट साइड अपना लिखा है और डिवाइड बाई 2 यह रहेगा अपना। अब इसका लघुत्तम हो जाएगा तो कितना होगा
ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2e डिवाइड बाई ई और 2 मिलकर 2e हो जाएगा ये। अब ये हो गया, स्क्वायर हो जाएगा ये किसका, e माइनस 1 का होल स्क्वायर, e है ना, इसका मान होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2e। ये स्टूडेंट इसका सम हो जाएगा। तो इसके जो अनंत पद का सम है यही जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। इसका आंसर भी लिख दिया हूँ और जो कर लिया अपना, समझ जाओगे। अब अगला देखिए 47 देखिए, लिमिट का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n टू द पावर a प्लस 1, फिर ब्रैकेट में 1 टू पावर a प्लस 2 द पावर a प्लस 3 टू पावर a इस 1 का n टू पावर a, इसका मान क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीजीटी पीजीटी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपके 11-12 में भी इस प्रकार से हैं क्वेश्चन, ध्यान दें। तो अब इसे हल करना है। तो सबसे पहले देखिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये इसको हम ब्रेक कर लेंगे, तोड़ देंगे इसको, 1/n टू पावर a इंटू n कर देंगे इसको। ठीक, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये 1 का a पावर a है, प्लस 2 है, 3 है, n तक गया हुआ है, ये सम के रूप में है। तो इसको हम समेसन के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये पूरी श्रृंखला लिखना पड़े, शॉर्ट में समेसन ऐसा कर देते हैं। और देखिए जो बेस में बढ़ रहा है, 1 है, 2 है, 3, पावर तो वही है, तो 1 2 3 जैसे बढ़ता जा रहा है। तो ये सब क्या करके हम r लिख देते हैं, r टू पावर a लिख देते हैं ऊपर, और यहाँ पर r बराबर 1 से कहाँ तक जाए, n तक जा रहा है, तो n लिख देते हैं। अब 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो ये मिलता जाएगा, और समेसन माने योग होता भी है, ऐसे कर दिए। ठीक है, ये लिखा। फिर इसके बाद हम करते हैं, r टू पावर यहाँ है और n टू पावर ये है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो आगे लिखते जाएंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन आप समझ लेंगे तो इस प्रकार के बहुत क्वेश्चन हैं, सब कर लेंगे। 1/n ये लिख दिया, समेसन r बराबर 1 टू n, और ये r और n यानी r/n करके होल पावर a लगा देंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद आप देखें, जैसा आप जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, इंटर में है ये 12 में, कि जब समेसन जो होता है, ये समेसन होता है स्टूडेंट, ये इंटीग्रेशन के बराबर होता है। माने जितने का जोड़ते हैं, जितने टर्म होते हैं, वो समेसन माने होता भी ये सम होता है। तो जहाँ समेसन है उसको कन्वर्ट करते हैं इंटीग्रेशन में, और लिमिट लोअर अपर लगाने पड़ता है। और इसके साथ साथ यह जो r/n है, इसको स्टूडेंट x माना जाता है। ठीक है, और जो 1/n है इसको dx कहा जाता है। इस प्रकार से इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और लिमिट अपना लिखा रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये समेसन है तो इसको हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस प्रकार से समाकलन की निशानी पहचान है। और r/n को x माना गया है, तो ये x हो जाएगा, पावर a है तो a लिख देते हैं इस प्रकार से, ये हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट जो चढ़ेगी, अच्छा 1/n को dx कहा गया तो ये dx हो जाएगा, ये हो गया। अब लिमिट देखें, जब आप r का मान 1 रखेंगे तो 1/n, और n क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो नीचे इन्फिनिटी रहेगा तो ऊपर 0 हो जाता है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, फिर अपर लिमिट में जब n के मान कितना रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे, और r के स्थान पे देखिए, जो हमारा ये लिमिट है, हमारा ये समेसन r के स्थान 1 से लेकर n तक है, तो r का मान अपर लिमिट n रखेंगे तो n/n तो पहले नहीं कट जाएगा, तो इन्फिनिटी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो r के स्थान में जब अपर लिमिट n रखेंगे तो n/n मतलब 1, तो 0 से 1 इसकी लिमिट हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये इंटीग्रेशन में बदल गया, और लिमिट अपना लिखी रहेगी। ठीक है, इस पर अब ये लिमिट जो हट जाएगा, मतलब अभी तो इसकी मान लो लिखा ही, अगले बार हटा देंगे इसको। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, x टू पावर a प्लस 1, ठीक, और डिवाइड बाई कितना, a प्लस 1, ये आप जानते हो इंटीग्रेशन की। और लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, इज इक्वल टू, अब इसे लिमिट नहीं लिखेंगे, है ना, लिमिट काम समाप्त हो गया। अब ये x में 1 बैठा देंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 1 रखेंगे तो ये जाएगा 1, तो चाहे जितना पावर 1 टू पावर a प्लस 1, और ये तो अपना इसको चाहे बाहर कर ले, कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर लेते हैं a प्लस 1, और फिर माइनस करके जब 0 रखेंगे x में तो टोटल 0 हो जाएगा। तो टोटल कितना हुआ, ऊपर 1 मिलेगा
और नीचे जो मिलेगा a+1। तो इस प्रकार से ये स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है ये, इसको आप ध्यान देखेंगे, ये सवाल ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, जहाँ कोई दिक्कत हो पूछिएगा ज़रूर। ठीक है, इस प्रकार से समेशन को इंटीग्रेशन में बदलते हैं और आर बटे एक्स मानते हैं, 1 इसको डी एक्स मान लेते हैं। इस प्रकार लिमिट करके, और जैसे जानते हैं इंटीग्रेशन एक्स टू पावर एन डी एक्स का फार्मूला जानते ही हो कि जितना पावर रहे जोड़ देते हैं एन एक्स टू पावर एन प्लस 1 और उतने पूरे पावर से डिवाइड हो जाता है। ठीक, ये समाकलन का फार्मूला है, छोटा फार्मूला ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 48। ये क्वेश्चन है, यदि एक जीपी गुणोत्तर प्रोग्रेशन का माने गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद यक्स हो तथा इसके अनंत पदों का योगफल 1/3 हो, तो यक्स का इंटरवल क्या होगा, अंतराल क्या होगा, ये बताना है। अब गुणोत्तर श्रेणी से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रथम पद दे ही दिया है, मैंने फर्स्ट टर्म ए है दिया, मैंने एक्स ए बराबर एक्स मान सकते हैं, तो ए बराबर एक्स लिख देता हूँ। और अनंत पदों का योगफल कहते हैं एस इन्फिनिटी, ये कितना दिया हुआ, 1/3 दिया हुआ है। अब स्टूडेंट आप लोग जानते हो कि गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1 r। एस इन्फिनिटी अनंत पद सूत्र a/1 r होता है। जहाँ जो ये कॉमन रेशियो हो जिसको सार और निष्पत्ति कहते हैं, ये 1 से घटा हुआ है, इसका मतलब 1 से कम होना चाहिए। तो शर्त यह है कि जो r है उसका मॉड ले लेंगे, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू लेनी होती है। मॉड r <1, 1 से कम होना चाहिए, तभी जाके ये जो है फार्मूला लागू होता है एस इन्फिनिटी के लिए। तो ये होगा। अब इसमें वैल्यू मान रखेंगे, एस इन्फिनिटी का मान कितना दिया है, अनंत पदों का योगफल 1/3, तो यहाँ 1/3 लिख देता हूँ। फर्स्ट टर्म जो है यक्स है वो लिख दिया, अपान 1 r, r कॉमन रेशियो है तो उसी पर लिख देता हूँ। और ये शर्त आप जानते ही हो अनंत पदों के सूत्र में। अब इसको हम त्रिय गुणा कर लेते हैं, हमको तो यक्स का अंतराल चाहिए तो यक्स अलग कर लेते हैं, तो होगा कितना, देयरफॉर यक्स इज इक्वल टू, वो होगा 1 r/3। इसको तिरे गुणा कर दिए, क्योंकि एक्स का मान निकालना है, ऐसे कर दिए। अब इसको हम लोग स्टूडेंट अलग अलग कर सकते हैं, 1/3 -r/3, ऐसा कर सकते हैं एक्स के मान को। अब जैसा आप जानते हैं r का यहाँ पर मेन उपयोगिता है यहाँ पर, तभी एक्स का अंतराल निकल पाएगा। चूँकि हम जानते हैं मॉड r <1 का मतलब होता है क्या चीज़, -1 r <1। यहाँ इक्वल नहीं होगा, है ना, माने r का मान ऋण 1 से ज़्यादा रहे और धन 1 से कम रहेगा, ठीक होगा। अब इसमें इसी प्रकार का बनाएंगे इंटर में, जैसे जानते हैं तो -r/3 होना चाहिए, तो -1/3 से सब में गुणा कर दें। और आप जानते हो अगर ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, इसका साइन चेंज हो जाता है। पहले मैं इसको लाने के लिए -1/3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 कर देता हूँ। ये लेस है तो ये ग्रेटर हो जाएगा, ये -1/3 यानी -r/3 हो जाएगा ये, और ये लेस है तो अब ये ग्रेटर हो जाएगा, यहाँ -1/3 ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब फिर इधर 1/3 भी लाना है, तो इसमें 1/3 सम कर दे, जोड़ दें, तो जोड़ेंगे तो 1/3 और 1/3 लिख देता हूँ, तो कितना 1/3 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, सीधे लिख देता हूँ 2/3 हो जाएगा भाई, 1 + 1 2/3 हो जाएगा, ग्रेटर देन अभी रहेगा, ठीक। केवल ऋणात्मक संख्या से गुणा में ही इनइक्वालिटी चेंज होती है, अब बाकी जोड़ने में नहीं होता, जोड़ने में जो है वही रहेगा, ये हुआ। अब ये 1/3 -r/3, ठीक, ग्रेटर देन वही रहेगा। अब 1/3 यहाँ जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, -1/3 + 1/3 मिलके 0 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको ये चीज़ हमारे x के बराबर, देखिए x के बराबर लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0, ठीक। इसका मतलब ये हुआ जो x का इंटरवल हुआ क्या होगा, x बिलोंग टू कहाँ से कहाँ होगा, 0 लेस होगा और 2/3 ग्रेटर होगा 2/3, ठीक, ओपन इंटरवल रहेगा। इसका मतलब x जो अंतराल होगा 0 और 2/3, ठीक है। इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ बात आ रही होगी स्टूडेंट, ये इसका आंसर। अब आगे देखें, क्वेश्चन नंबर है 49। समीकरण cos e⁻x ब्रैकेट में है, चरघातांकी राशि है, बराबर 2⁻x + 2⁻−x
के वास्तविक हलों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना। तो यहाँ देखें स्टूडेंट, ई टू पावर एक्स जो चरघातांकी राशि है ये ऑलरेडी हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। तो पॉजिटिव नंबर है और उसका कास लेना है, तो पॉजिटिव संख्या कास जो होगा, जो मैं कॉस फंक्शन है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। वैसे भी कास का मान -1 से +1 होता है, लेकिन जब ई टू पावर एक्स पॉजिटिव है इसका मतलब वो 0 से 1 के बीच में हो सकता है, 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता। तो इसका ये स्पष्ट हुआ कि जो कास ई टू पावर एक्स का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होगा और बड़ा या बराबर, 1 से कम या बराबर तक हो सकता है, क्योंकि ई टू पावर एक्स जो है पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव नहीं होता तो -1 से +1 तक हो सकता था, लेकिन ई पॉजिटिव है इसलिए जो है यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, तो ये तो इसका मान हो गया कि इसका मान 0 से 1 के बीच में होगा। और राइट साइड जो लिखा है इसका मान किसके बीच में होगा, इसको समझने के लिए जैसा आप लोग जानते हो अर्थमेटिक मीन जो होता है ज्योमेट्रिक मीन के सदैव बड़ा होता है। ठीक, ये होता है। तो अर्थमेटिक मीन यहाँ पर कितना मानेंगे, टू द पावर एक्स प्लस टू द पावर -x बटा 2, इन दोनों संख्या का। अब गुणोत्तर माद इसी का, दोनों का गुणा कर देते हैं और उसका अंडर रूट कर देते हैं, ये गुणोत्तर माद होता है। ठीक है, अब ये दोनों कितना हो जाएंगे, ये प्लस x से मार कट जाएगा तो कितना टू द पावर 0 हो जाएगा, अंडर रूट टू द पावर 0 मतलब 1, और 1 का वर्गमूल कितना होगा 1, इसका मतलब हुआ 1 है। इधर कितना है टू द पावर x प्लस टू द पावर -x डिवाइड बाई 2। अब तिरक गुणा कर देंगे तो देन इम्प्लाइज ये हो जाएगा टू द पावर x प्लस टू द पावर -s ग्रेटर देन 2। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ ये जो मान है टू द पावर x प्लस टू द पावर -x ये जो है 2 से बड़ा है, और इसका मतलब इसके स्थान ये किसके बराबर है, cos e टू पावर x के बराबर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू cos e टू पावर x ग्रेटर देन 2। तो ये बता रहा है कि cos e टू पावर x का मान जो है 2 से बड़ा, जबकि यहाँ पर cos e टू पावर का मान 1 से कम या बराबर है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये दोनों टैली नहीं कर रहे हैं, लेफ्ट में 1 से कम मान है जबकि राइट में 2 से ज़्यादा मान दे रहा है। इसका मतलब ये दोनों विसंगतियाँ हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उसके कोई भी वास्तविक हल नहीं होंगी, अतः इस कोई हल नहीं है, यानी वास्तविक हल की संख्या क्या होगी, 0 होगी। हाँ, 0 हल की संख्या, हल की संख्या, ठीक, कोई हल नहीं होगा ये कहने वाली। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई बात है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 50, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं यानी नेचुरल नंबर जिसको कैपिटल N से दर्शाते हैं का योगफल यानी सम प्रथम n नेचुरल नंबर के स्क्वायर यानी वर्गों के योगफल का 1/5 गुना है तो n का मान क्या होगा, ये बताना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार कई कंपटीशन में आ चुके हैं। इस वजह से अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर के आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोग उसे ध्यानपूर्वक समझें और फेयर बनाकर ठीक से उतारें, समझें इसको। देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्या है, उसका योगफल, तो n प्राकृतिक योगफल सूत्र आप लोग जानते होंगे n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है, और उनके वर्गों का योगफल होता है क्या, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 होता है। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्या के योगफल है और ये प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों के योगफल का सूत्र है, ये आप जानते होंगे। इतना तो कन्फर्म ही है, आपको 11वीं में सारी चीज़ें पढ़ाई गई है। लेकिन क्या शर्त क्या है कि ये प्राकृतिक संख्या का योगफल है, ये वर्गों के योगफल का 1/5 गुना है, ये वाला 1/5 गुना है। जब ये 1/5 गुना है तो इसको भी 1/5 होना चाहिए, तो ये बराबर करके इसमें 1/5 से मल्टीप्लाई कर देता है, ऐसे पूरा कर दिया। ठीक, अब स्टूडेंट दोनों पक्षों में जो जो सेम चीज़ें हैं वो काट देते हैं, जैसे n प्लस 1 तो n प्लस 1 ये मिल रहा है जो काट दिया हूँ, और 2 51 2 3 6 ये भी काट देता हूँ, तो 3 5 15 ये हो जाएगा। ठीक है, 15 को तिरछा गुणा कर दें तो 15 बराबर कितना बचेगा 2n प्लस 1 2n प्लस 1। अब एक इधर करूँ 14 हो जाएगा, 14 बराबर 2n, 2 से काट देंगे 2 n बराबर 7। इसका मतलब n का मान जो पूछा जा रहा है वो कितना होगा, 7 होगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ आई बात। ये अगला देखें 51, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का। इसको देखें, यदि ABC AP में है, हम इस बार जो है AP GP और HP से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं,
तो आप लोग विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से रिलेटेड रहेंगे, और प्लस जो है आपके परीक्षा में भी जो आएगा उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन ये है। ABC AP में है, BCD GP में है तथा CDE HP में है, यानी हरात्मक प्रोग्रेशन सब, यानी ये है हरात्मक प्रोग्रेशन, माने ये है हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी में। तो ACE किस श्रेणी में होगा, AP की GP की HP, ये आपको बताना है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा सर दिया है ABC AP में है, तो AP की कंडीशन जानते हो कि बीच वाले का 2 टाइम्स फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर होता है। तो कहने का मतलब बीच वाले के 2 गुना 2B बराबर फर्स्ट A है, लास्ट ही है, A + C हो जाएगा, ठीक। और ये BCD GP में है, इसका मतलब क्या हुआ, बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट के मल्टीपल के बराबर होता है, यानी C² = BD होता है, ठीक। ये गुणोत्तर के लिए है और ये समांतर के लिए है, ठीक है, ये समांतर के लिए। और हरात्मक के लिए समझें, हरात्मक क्या होता है, जो बीच वाला टर्म होता है उसको D बराबर लिखते हैं, क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट का गुणा करके 2 टाइम्स करते हैं, 2CE गुणा के 2 गुना, और डिवाइड बाय उन दोनों का सम, यानी C + E। या पढ़े होगे कि है ना, ABC अगर हरात्मक में है तो, या AB हरात्मक में है तो 2AB डिवाइड बाई, हरात्मक मान फिर बता देता हूँ, H = 2AB/A + B होता है, जब A और B जो है हरात्मक प्रोग्रेशन में हो तो, ठीक है, ये होता है सूत्र। तो यहाँ पर C और बीच में D है तो HD कम कर रहा है, तो 2CE डिवाइड बाई C + E होता है। और जानते हो हरात्मक जो होता है समांतर का ठीक अपोजिट होता है। अगर हरात्मक कोई सवाल है आया हुआ है तो उसको उलट करके आप उसको समांतर में कर लेंगे और समांतर के सारे प्रगुण लगा करके फिर हरात्मक की बातें कंडीशन निकाल लेंगे। देखिए ये हो गया तीनों चीज़ें। अब हमको दिखाना ACE, तो माने इसमें A रहे, C रहे, D। अब ऐसा इसको कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें 3 ही चीज़ रहे, B और D न रहे। तो इसमें देखिए, जैसे यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ हम B मैंने गुणोत्तर वाले में C² BD है, B का मान यहाँ से निकाल कर रख दें और D का मान यहाँ से निकाल कर रख दें, तो हमारा ACE में संबंध होना चाहिए, वही बताना है, बाकी तो BD रहना नहीं चाहिए। तो सेकंड वाले में हम फर्स्ट से और थर्ड से मान B और D का रखने पर, तो देखिए तो क्या हो जाए, इसमें रखेंगे C² = B में कितना हो जाएगा, यहाँ से B निकाल लेंगे तो 2 से भाग हो जाएगा, A + C/2, तो कितना हो जाएगा, A + C/2, ये तो B हो गया, इंटू D का मान ये है 2CE डिवाइड बाई C + E, ठीक है। अब आप देखें, देखिए 2 से तो 2 यहीं कट रहा है, ये एक C जो है आपका स्क्वायर है, इसलिए एक C काट देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो बचा उसको लिखा जाए तो कितना बचा हुआ, C है यहाँ पर, ठीक है, C बराबर A + C इंटू E है डिवाइड बाई C + E है, ठीक। अब तिरछा गुणा कर देंगे तो कितना, C मिल के C² हो जाएगा प्लस CE हो जाएगा बराबर AE हो जाएगा अब प्लस CE हो जाएगा, ठीक है। तो CE से CE ये कट जाएगा, है ना, कट रहा है, दोनों सेम है, तो कितना बचा, C² = AE बच रहा है। अब स्टूडेंट इसके क्या स्पष्ट हो रहा है, इसलिए क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले ये होता है, बाद में C आता है ना, बीच में भी, क्योंकि बीच वाले का वर्ग होता है और लास्ट में E है, AC मतलब बीच वाले का वर्ग जो है फर्स्ट और लास्ट के मल्टीपल के बराबर आ गया है। इसका मतलब AC किस में हुआ, इससे स्पष्ट होता है कि ACP जो होगा GP में है, GP में है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में बात आ गई होगी। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग ठीक समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट समझ में आवे और ठीक से उसको पढ़ें लिखें समझ में आ जाए तो आप लोग इष्ट मित्रों को जरूर बताएं। अब वीडियो पसंद आवे तो लाइक सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, ठीक है स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको पुनः आगे इसके बढ़ते हुए क्रम में बढ़ाएंगे। थैंक यू।